नमस्ते नौकाशी। आज भारत में बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है दशहरे का, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो हिंदुज़म के लिए भी बहुत बड़ा पर्व है और अगर हम देखा जाए तो बुद्धिज़्म के लिए भी बहुत बड़ा पर्व है। क्योंकि बुद्धिज़्म को अगर लिया जाए तो आज ही के दिन सम्राट अशोक ने अपनी तलवार फेंकी थी और धम्म घोष की स्थापना की थी। और बहुत अच्छी बात है कि काशी में जो है एक राष्ट्रीय कद्दावर लीडर हमारे साथ हैं, जो अपनी बेशकीमती समय में से हमें कुछ समय दिए हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये उत्सव को मनाते हैं या मनाने के लिए जो आदेश करते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी सवालों की सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले सर, नौकाशी की तरफ से आपको धन्यवाद आज के दिन को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। नौकाशी चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आज अशोक धम्म विजयदशमी के अवसर पर समस्त देशवासियों को बधाई शुभकामना देता हूँ। और आज के ही दिन भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि से लाखों लोग के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करके आने वाले पीढ़ी के लोगों को एक संदेश दिया था कि आपके सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता भगवान बुद्ध के रास्ते जाता है। तो इन दो महत्वपूर्ण पर्व आज के अवसर पर आते हैं, जिसके लिए मैं समस्त देश के वासियों, बुद्ध प्रेमियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए उम्मीद करता हूं कि अनवरत इस गौरवमयी पर्व को धूमधाम से मनाते रहें और अपने महापुरुषों के अति गौरवशाली इतिहास के पथ पर अग्रसर रहें। तो सर, ऐसा लगता है कि ये पर्व राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिए, जैसे कि हम अगर 26 जनवरी कर दें या 15 अगस्त कर दें या 2 अक्टूबर कर दें, तो ऐसा लगता है कि ये विचार है आपके मन में कि इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरा भारत। देखिए, पर्व तो पर्व सबके लिए होता है, इसलिए पर्व को धूमधाम से मनाया जाना ही महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक हो, सरकारी हो, धर्म विशेष का हो या किसी भी रूप में हो, पर्वों के अवसर पर हम अपने महापुरुषों के अतीत गौरवशाली इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका अनुसरण करते हुए उनके बताए रास्ते पर आगे चलने का संकल्प लेते हैं। सर, अब सवाल शुरू करता हूँ सर मैं पहला, जो कि इंडिया जो गठबंधन बनी हुई है सर, उसमें अगर देखा जाए लास्ट 3 दिन में जो कि एक स्टेटमेंट आया कमलनाथ जी का, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं क्या स्टेटमेंट में खुल के बोलना नहीं चाहता, आप खुद समझ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि सपा वालों को बुलाया गया, ये माननीय अखिलेश जी ने भी बोला, लेकिन तवज्जो न देना, राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पार्टी है और यूपी जो है कि एक राजनीति का कह सकते हैं जन्मभूमि है, उस पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट न दिया, या जो दिया वो सही तरीके से, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कमलनाथ जी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, विपक्षी पार्टियों की एकता और गठबंधन इंडिया के रूप में जो हुआ है, सभी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर के उसे सुनिश्चित किया है, इसलिए उनका बयान कोई मान्य नहीं रखता। कांग्रेस के शीर्ष नेता और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता आपस में इस बात को वार्तालाप के माध्यम से हल कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं। लेकिन सर, जो लिस्ट जारी की गई है उसमें सपा की कोई किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया गया है एमपी में। देखिए, हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि हर पार्टी अपनी सूची जारी करती है। समाजवादी पार्टी अपनी सूची जारी करेगी, कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी, सहमति दोनों के मिल करके आपस में होगी कि किस पे कितनी सीट पर सपा को लड़ना,
और कितनी सीट पर कांग्रेस को लड़ना। सर अभी जो हमको लगता है कि आज या कल जो है अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट किया गया है, लखनऊ में सुना है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? और क्या ये सही, जब आप प्रधानमंत्री के लिए चल रहे हैं तो क्या कांग्रेस भी साथ में चलेगी उनको प्रधानमंत्री बनाने में? देखिए, सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये सारे के सारे इंडिया गठबंधन के लोग, समस्त राष्ट्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव के बाद तय कर लेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये विषय बहस का नहीं है। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। मकसद ये है, हमारे इंडिया गठबंधन में एक नहीं अनेक ऐसे चिरपरिचित लोकप्रिय चेहरे हैं जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री दावेदार की हमारे यहाँ कमी नहीं है, लेकिन कौन होगा लोकसभा चुनाव के बाद सभी विपक्षी पार्टी के नेता आपस में मिल बैठ करके तय करेंगे। सर लेकिन अगर देखा जाए तो टीएमसी जो है वो किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा है अब, तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि सर जनता के मतलब गलत संदेश जा रहा है? टीएमसी ले लें, अगर हम केरला को भी ले लें, उन लोग आए डीएमके को भी ले लें, तो वो भी शामिल नहीं हो रहे। तो साउथ और इधर जो है पश्चिमी बंगाल को, उस चीज़ को हम क्या देखें? अभी तक इंडिया की जितनी भी बैठकें हुई हैं, हर बैठक में टीएमसी भी रही, और जिस केरला का जिक्र कर रहे हैं केरला भी रहा है। इसलिए अभी वो नौबत नहीं आई है, लेकिन आगे भी नौबत नहीं आएगी। सर यूपी को आप जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं और क्या कुछ रणनीति है आपके पास? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव विगत लोकसभा चुनाव से भिन्न रहेगा, क्योंकि वर्तमान में अब भाजपा सरकार के 9 साल का लेखा जोखा भी रहेगा। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने देश के नौजवानों को ठगा, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जब से सत्ता में भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं। स्वाभाविक रूप से उन करोड़ों करोड़ों नौजवानों को बेरोजगारी के चलते आज जो तकलीफ उठानी पड़ रही है वो करोड़ों बेरोजगार नौजवान ही समझ सकता है, दूसरा कोई और नहीं। वहीं दूसरी ओर महंगाई चरम पर है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों का उत्पाद तैयार होता है तब तब सरकारी क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से किसान को अपना उत्पाद मजबूरी में बेचना पड़ता है औने पौने दामों में। किसान ठगा हुआ है। यहाँ तक कि छूटा जानवरों का आतंक किसानों पर आफत का पहाड़ बनकर के अलग टूट रहा है। आज 100-100, 200-200 के झुंड में छुट्टा जानवर जाते हैं, किसानों की फसल घंटे 2 घंटे में चल करके बराबर कर देते हैं। सांडों की आपस में लड़ाई से, जानवरों के सड़क पर आने से, दुर्घटनाओं में नित्य प्रति जो तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं वो अलग है। आज भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर पूरे देश को बेचने पर आमादा है, और जितने भी विभाग, सरकारी विभाग अभी तक बेचे गए वो सभी विभाग लाभ के विभाग थे, जिनके औने पौने दामों में अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, आज लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, और यहां तक कि
आपको एक नज़ीर देना चाहूँगा जी बिल्कुल। श्री आजम खान जी का, जो 27 महीने जेल में इसके पहले रह चुके हैं। वो आजम खान जो अनेकों बार प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता विरोधी दल रहे, लोकसभा और राज्यसभा में सांसद रहे, ऐसे व्यक्ति को मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी के झूठे इल्जाम लगाकर 27 महीनों में जेल में चढ़ाया और अभी भी भाजपा का पेट नहीं भरा, तो उनको स्वयं, उनकी पत्नी जो सांसद भी थी, विधायक भी थी, उनके बेटे विधायक थे, उन सबको, तीनों को अलग अलग जेलों में भेजकर सरकार फिर से राजनीतिक दुर्भावना से पीड़ित होकर के उन्हें प्रताड़ित करने पर आमादा है। यहाँ तक कि अपना दर्द बयां करते हुए आजम खान जी ने इस बात की आशंका भी जाहिर की कि हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है। भाजपा सरकार किस हद तक नीचे जाकर के बदले की भावना से काम करती है, ये जीता जागता उसका एक उदाहरण है। आज नारा तो देंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बारी बारी से सबके विश्वास का कत्लेआम हो रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बिना किसी लिखित आदेश के निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। इसलिए अब जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो इस लेखा जोखा के दौर से भाजपा को जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। हम समझते हैं अब भाजपा लोगों की आंख में धूल झोंक करके किसी भी तरीके से चुनाव नहीं जीत पाएगी, बल्कि 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई होना तय है। सर लास्ट 2 सवाल, एक सर फिलिस्तीन पे। सर फिलिस्तीन जो है हमास के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं, जो कि अगर एनडीए के बहुत से लीडर जो है वो फिलिस्तीन के यहाँ पे तो गए राजदूत में, वहाँ पे दूतावास पे, लेकिन कोई भी इजराइल की तरफ नहीं गया, तो क्या ये माना जाए, ये मैं स्वामी सर से सवाल पूछ रहा हूँ, ये उनका व्यक्तित्व जानना चाहता हूँ मैं, पार्टी का नहीं, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि हम इजराइल के विरोधी हैं और फिलिस्तीन और हमास के साथ हैं? देखिए, कुल मिलाकर के इजराइल और फिलिस्तीन का मामला एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिलिस्तीन के जमीन को बड़े पैमाने पर इजराइल ने कब्जा किया और इसके पीछे पिछले कई सालों का मामला आड़े आ रहा है, जिसके नाते विवाद बढ़ रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले पर गंभीरता से विचार करके इसका कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल देना चाहिए। हम किसी एक का पक्ष लेकर के किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकते। सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? किस बात पर मुख्य? सर ये फिलिस्तीन के सपोर्ट में जो उन लोग जुलूस निकाला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों ने, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर देश में हमारी एम्बेसी है, इसलिए उसको राजनयिक तरीके से निपटाने का प्रयास हमारी सरकार को करनी चाहिए। सरकार बिना किसी के साथ भेदभाव किए, बिना पक्षपात किए, अतीत को भी ध्यान में रखते हुए इस पे बीच के रास्ते को निकालने का प्रयास करना चाहिए। जब कभी भी कोई बात एक तरफा चलेगी तो विवाद अपने आप बढ़ेगा। थैंक यू। आप नौकाशी देख रहे थे और अपने